हेलो बच्चा, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो अल्कोहल फिनॉल पूरा हो चुका है, एल्काइल हैलाइड पूरा करा चुकी हूँ मैं, सॉल्यूशन चैप्टर पूरा हो गया है, केमिकल काइनेटिक्स भी करा दिया था। केमिकल काइनेटिक्स के बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कर चुके हैं, डी एंड एफ ब्लॉक कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर चुके हैं और आपका बायोमोलिक्यूल हो चुका है। तो बस मेनली जो चैप्टर बचे हैं वो दो बचे हैं, अमीन और आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बट उसके साथ साथ मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे हम, क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके जेई मेंस के और जेई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको कंप्लीट पेपर हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जो मैंने लिया है यहाँ पे हमारे पास में जेई मेंस 2025 केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं। जो आपका जो सेशन था वो 22 जनवरी वाला जो सेशन था उसमें भी जो फर्स्ट वाली जो शिफ्ट थी उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिए हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया है इसके लिए डिफरेंट कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। इस केस में आपके पास में सबसे पहले देखो, आपके पास में यहाँ पे आ, ये आपके पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है आपके पास में यहाँ पे कंपाउंड में और डबल बॉन्ड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपके पास में यहाँ पे दो आइसोमर होंगे जो कि सिस और ट्रांस होंगे। यानी कि अगर मैं इस तरीके से करूं सी डबल बॉन्ड सी, तो आपके पास में एच को लेके ये आर, ये आर, ये इसका ट्रांस होगा और ऐसे ही आपका इसका सिस भी होगा, सी डबल बॉन्ड सी, एच एच आर आर। तो एक सिस हो गया और एक ट्रांस हो गया, पहली बात ये। इसके बाद में फिर आपने देखना है कि क्या यहाँ पे कोई कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो कार्बन आपको मिल रहा है ये कार्बन कायरल सेंटर मिल रहा है। तो कायरल सेंटर में यहाँ पे आपके पास में देखो ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ग्रुप आपका OH ग्रुप है, ये कैसे भी हो सकता है अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, और यहाँ पे आपके पास में CH डबल बॉन्ड CH CH3 ग्रुप है। यानी कि ये आपका कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर है तो आपके पास में एक डेक्स्ट्रो और एक लीव होगा, या एक डी और एल होगा, या एनिंशोमर्स या आपके मिरर इमेजेस होंगी। तो इस केस में आपके पास में यहाँ पे जो कंपाउंड आएंगे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे और दो आपके पास में ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपके पास में 4 आइसोमर कंपाउंड के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पास में आता है स्टेटमेंट बिलो गिवन आर द टू स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट 1, CH3OCH2Cl will undergo SN1 रिएक्शन दो इट इज प्राइमरी हैलाइड। तो आपको ध्यान होगा जब हमने SN1 रिएक्शन करी थी तो हमने कहा था कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनके लिए SN1 रिएक्शन ज्यादा फेवर्ड करती है। अगर आपका कार्बोकेटाइन के पास में कोई हेट्रो एटम है और जिसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है तो इस तरीके के कार्बोकेटाइन हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे CH3OCH2Cl, अगर Cl यहाँ से निकलेगा तो आपके पास में CH3OCH2 पॉजिटिव बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये आपके पास में आएगा CH3O डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, जो कि आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज, जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो इजीली वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा और SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। यानी कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। हेट्रो एटम पास में, अगर कार्बोकेटाइन के पास में कोई हेट्रो एटम है तो वो रेजोनेंस हेट्रो एटम विद अ लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस तरीके के कार्बोकेटाइन आपके स्टेबल कार्बोकेटाइन होते हैं। इसके अलावा अगर आप एलाइलिक की बात करते हैं वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अगर आप बेंजाइलिक की बात करते हैं तो वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बट एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों SN1 और SN2 दोनों को फेवर कर सकते हैं वैसे, पर SN1 की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, पर वो SN2 भी करते हैं। इसके बाद में आता है विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन। आपके पास में ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहाँ पे अगर आप इस वाले कार्बन को देखेंगे तो ये प्राइमरी कार्बन है। इसने कहा विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली दो इट इज प्राइमरी हैलाइड। ये प्राइमरी हैलाइड है पर तब भी आपका ये SN2 रिएक्शन इजीली शो नहीं करेगा, और बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आपका ये प्राइमरी कार्बन है, ये तो प्राइमरी कार्बन है, पर प्राइमरी कार्बन के पास में अगर आप देखेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। ये वाला जो ग्रुप देखोगे ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये आपके पास में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बैक साइड से अटैक होता है, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक होता है, और बैक साइड आपकी क्राउडेड है, यहाँ पे आपके पास में बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा और SN2 रिएक्शन फेवर्ड नहीं होगी। विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली दो इट इज प्राइमरी हैलाइड इन द लाइट ऑफ द अबव। तो आपका ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट आता है अ लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड अ थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल एट 25 डिग्री सेल्सियस was mechanically steered from the outside. आप बाहर की तरफ से उसे स्टेयर कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि आपने ग्लास में पानी मिलाया, ग्लास लिया, पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाली और उसको बाहर से आप स्टेयर कर रहे हैं। तो वर्क, अब चलो बात करते हैं यहाँ पे व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सबसे पहली बात, आपके पास में जो सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड है। थर्मली इंसुलेटेड का मतलब है जो आपके पास में Q है वो 0 होगा, हीट का लॉस और गेन नहीं होगा। फर्स्ट, तो यहाँ पे आपके पास में Q 0 होगा। दूसरी चीज, जब आप उसको बाहर से स्टेयर कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, क्योंकि आप उसको स्टेयर कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, और वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा नेगेटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास में ग्रेटर देन 0 होगा। और जब आपके पास में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो आपको पता है U इज इक्वल्स टू Q प्लस W है, तो U इज इक्वल्स टू W होगा। W आपका ग्रेटर देन 0 है तो U भी तो आपका ग्रेटर देन 0 होगा, तो एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की। यानी कि इस केस में आपके पास में U greater than 0, W greater than 0 and Q will equals to 0. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास में आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द CFSE डेल्टा O विल बी इक्वल टू 0। आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है वो 0 होगी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी 0 कौन कौन से दो फैक्टर के लिए, कौन कौन से दो टर्म में आपकी हो सकती है। अगर आपके पास में D5 हाई स्पिन है ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ही दिया है, अगर आपके पास में D5 हाई स्पिन दिया हुआ है, हाई स्पिन का मतलब यानी कि आपके पास में T2G3 और EG2 होगा, या फिर आपके पास में D10 दिया है जो कि आपके पास में, ये तो हाई स्पिन और लो स्पिन का मतलब ही नहीं है, तो जिसमें कि T2G आपके पास में 6 है और EG आपके पास में 4। तो इस केस में आपके पास में जो CFSE होगी वो डेल्टा O जो होगी वो 0 होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले K3FeSCN6, तो यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Fe+3 है, क्योंकि आप पोटेशियम की, मैं यहाँ पे इसे लिख लेती हूँ K3FeSCN6, तो पोटेशियम की आपके पास में +1 है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। आयरन की आपको निकालनी है, SCN की आपके पास में -1 होती है, इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। तो जब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास में +3 आएगी, यानी कि यहाँ पे आपके पास में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। जब आपके पास में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो अब इसके पास में नॉर्मली आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, आपके पास में नॉर्मली आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है, क्योंकि आयरन में 26 एलिमेंट हैं, तो ये आपके पास में आएगा आर्गन 3d6 4s2, पर अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा आर्गन 3d5 4s2। अब 3d5 वाला कॉन्सेप्ट आ गया, पर 3d5 में भी अब आपको देखना है कि आपका कंपाउंड लो स्पिन है या हाई स्पिन है, क्योंकि लो स्पिन अगर आपका कंपाउंड होगा तो आपके पास में T2G5 आ जाएगा। उस केस में आपके पास में जो इसका डेल्टा O होगा वो 0 नहीं होगा, तो डेल्टा O 0 आपके पास में ये दोनों कॉन्सेप्ट में होगा। अब आपको देखना है थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड जो है वो आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये आपका हाई स्पिन कंपाउंड दिखाएगा, और ये 0 होगा यहाँ पे, ये आपका हाई स्पिन कंपाउंड दिखाएगा। और अगर आपका हाई स्पिन कंपाउंड है तो ये आपके पास में इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा T2G3 EG2, और ये आपके पास में डेल्टा O इसके लिए 0 हो जाएगी, क्योंकि 3 के लिए -4, तो -4 इंटू 3 दैट इज 1.2, -1.2 और 2 इंटू 0.6, तो वो भी +1.2, 1.2, 1.2 प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो यहीं से हमारे पास में वैसे तो पहला आंसर करेक्ट ऑप्शन आ गया, बट आप आगे भी देख सकते हो। अब आप कहोगे अगर यहाँ पे आप आयरन की निकालोगे तो यहाँ पे भी आयरन के पास में +3 आ रहा है, पर इथाइलिन डायमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये आपके पास में लो स्पिन कंपाउंड शो करेगा। लो स्पिन होगा तो आपके पास में T2G5 आ जाएगा, जहां पे वो 0 नहीं होगी। इसके बाद में यहाँ पे ये आपके पास में है Fe+2, Fe+2 है, अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो T2G6 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास में Fe+2 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी आपके पास में T2G6 हो जाएगा। तो इसमें से बाकी तीनों में से किसी में भी आपके पास में जो डेल्टा O की वैल्यू है वो 0 नहीं है। इसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताने आपको इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, अपर टू डाउनवर्ड जाने पर डिक्रीज होती है। ठीक है, अब ऑर्डर बना लेते हैं इसका। यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे आपके पास में बी मक्का, तो बेरिलियम के बाद में यानी कि आपके पास में यहाँ पे जो आएगा बेरिलियम, ये आपके पास में मैग्नीशियम, ये आपके पास में बोरॉन, और यहाँ पे आपके पास में नाइट्रोजन।
तो मैग्नीशियम से ज्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन की, और बोरॉन से ज्यादा आपकी नाइट्रोजन की, यानी कि ये तो करेक्ट ऑर्डर है। इसके बाद में क्योंकि अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर डिक्रीज कर रही है तो बेरिलियम की मैग्नीशियम से ज्यादा होगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रही है तो बोरॉन की बेरिलियम से ज्यादा और नाइट्रोजन की बोरॉन से ज्यादा। इसके बाद में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो आप इसे इस तरीके से लिख लो, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का यहाँ पे आपके पास में आ गया 14, फिर आपके पास में यहाँ पे कार्बन है, और फिर आपके पास में यहाँ पे नाइट्रोजन है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर दिया है तो एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन की, अप लो अपवर्ड टू अगर आप डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, तो सिलिकॉन से ज्यादा कार्बन की और कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की। बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम यहाँ पे 13 है, मैग्नीशियम आपके पास में यहाँ पे 12 है। नेक्स्ट वाला मैं ले रही हूँ यहाँ पे। तो अब आप देखो मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की होनी चाहिए थी, पर इन्होंने क्या दे दिया, एल्यूमिनियम की कम और मैग्नीशियम की ज्यादा। यहीं पे आपके पास में ऑर्डर इनकरेक्ट आ गया। इसके बाद में सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की भी देख सकते हो। सल्फर 16, फिर 17, और उसके बाद में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर से ज्यादा मतलब क्लोरीन से ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की। तो ये आपके पास में सारे करेक्ट ऑर्डर हैं, बस इनकरेक्ट ऑर्डर आपके पास में थर्ड है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर। इसमें आपकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस में। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोपीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रोपीन आपके पास में होता है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CHH। अगर कार्बन के पास में दोनों ग्रुप सेम हैं, एक सिंगल कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड है, अगर उसके पास दोनों ग्रुप सेम है तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। यहाँ पे देखो ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो इस केस में आपके पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। तो इन्होंने कहा प्रोपीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, गलत है। ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको ट्रांस एटम दिया है तो उसमें जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड होता है, तो उसे आप ट्रांस बोलते हैं, ये आपका करेक्ट है। इसके बाद में सिस ब्यूट 2 इन हैज हायर डाइपोल मूवमेंट देन द ट्रांस ब्यूट 2 इन, करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सिस ब्यूट इन लेते हैं ये, और अगर आप ट्रांस ब्यूटीन लेते हैं ये, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों एक साथ इस डायरेक्शन में अपना डाइपोल मूवमेंट शो करेंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होगा, पर इस केस में यहाँ पे और यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल इस केस में ये थोड़ा बहुत ही बचेगा। तो जो सिस आइसोमर होता है उसका डाइपोल मूवमेंट हमेशा ही ट्रांस आइसोमर से ज्यादा होता है। तो सिस ब्यूट 2 इन हैज हायर डाइपोल मूवमेंट देन ट्रांस ब्यूट 2 इन, बिल्कुल करेक्ट है। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन शो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब पहले हम ब्यूट 2 इन ले लेते हैं, ये आपके पास में आ गया ब्यूट 2 इन है, और ब्यूट 2 इन में भी आपके पास में यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप दिया है, ये आपके पास में कंपाउंड आ गया इस तरीके से। इसने कहा 2 मिथाइल ब्यूटीन 2 इन शो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मैंने अभी बोला अगर दोनों ग्रुप सेम होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर सिमेट्रिकल होता है और मेल्टिंग पॉइंट आपका सिमेट्री पे डिपेंड करता है, तो एक्चुअल में ट्रांस आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस आइसोमर से ज्यादा होता है, तो ये भी गलत है। यानी कि आपके पास में दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आते हैं, एक आपके पास में बी और सी, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में आता है नेक्स्ट, फ्रॉम द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ NiCl4-2 पैरामैग्नेटिक एंड NiCO डायमैग्नेटिक आइडेंटिफाई द करेक्ट ज्योमेट्री इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। आपको दिया है NiCl4-2, तो x प्लस 4 इंटू हेलोजन की -1 होती है, दैट इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू आपके पास में +2 आ गई। अब निकेल कार्बोनाइल की निकालते हैं। इस केस में आपकी x कार्बोनाइल की 0 होती है, 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो x की यहाँ पे 0 आ गई, यानी कि यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे आपके पास में +2। अब ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक का मतलब यानी कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और कंपाउंड आपका 4 वाला है, यानी कि जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके दो तरीके के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, या तो आपके पास में टेट्राहेड्रल होंगे या फिर आपके पास में स्क्वायर प्लेनर होंगे। अब टेट्राहेड्रल कब होंगे, जब आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्क्वायर प्लेनर कब होंगे, जब आपके पास में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी कि अगर आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपके पास में दो चीजें हैं, अगर आपके पास में dsp2 है तो ये कंपाउंड आपका स्क्वायर प्लेनर होगा, और अगर आपके पास में sp3 है तो ये कंपाउंड आपका टेट्राहेड्रल होगा।
पहली चीज। इसके बाद में अब अगर Na की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो Na का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके पास में 3d8 4s0। ठीक है, 3d8 आ गया। अब यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है तो आपके पास में दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर होगा या आपका कंपाउंड टेट्राहेड्रल होगा। अगर आपका कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, यानी कि अगर ये sp3 हाइब्रिडेशन दिखाएगा, तो उस केस में आपके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा Eg4 T2G Eg4 और ये आपके पास में आ गया T2G4। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरीके से फिल करेंगे, जी नहीं आएगा सॉरी यहाँ पे, क्योंकि टेट्राहेड्रल कंपाउंड है तो आपका इस तरीके से होगा यहाँ पे E और ये आपके पास में आएगा T2। तो अब अगर आपके पास में हाई स्पिन कंपाउंड है तो फिलिंग आप कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके पास में आ गया E4 और T2 4। ठीक है, अब ये कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तभी आपका पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक अगर होता, अगर आपका डायमैग्नेटिक होता तो sp3 के लिए आपके पास में ये हाइब्रिडेशन होगा। डायमैग्नेटिक तब कब होता आपके पास में? जब आपके पास में E4 और T2 4 है पर T2 4 में भी लो स्पिन है। तो लो स्पिन होने का मतलब क्या है? आपके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और T2 में आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से होंगे। तो जो आप लिगेंड के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे वो आप यहां से शुरू कर दोगे। तो इस केस में आपके पास में जो कंपाउंड होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। पर इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, यानी कि हमारे पास में ये कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। और अगर sp3 है तो आपका कंपाउंड कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। देखो इस तरीके से, या तो मैं ये सोच के एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने ये सब चीजें पहले पढ़ी हुई है, मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको प्रॉपर तरीके से कर भी सकते हो। यहाँ पे हमारे पास में -2 दिया है तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में +2 आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 हो जाएगा। 3d8 के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। 3d8 में अगर आपके पास में कंपाउंड लो स्पिन है या हाई स्पिन है तो सबसे पहली बात वही मैंने बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास में 4 है तो 4 में दो चीजें होंगी, या तो आपका कंपाउंड sp3 होगा या फिर आपका कंपाउंड dsp2 होगा। अगर dsp2 होगा तो लो स्पिन है, तो इस केस में आपके पास में लो स्पिन है। और अगर आपका sp3 होगा तो आपका कंपाउंड हाई स्पिन है। हाई स्पिन अगर आप करोगे तो आप कैसे करोगे? T2 में दो की फिलिंग, E में आपके पास में, इसे मैं फिर ऐसे बनाऊंगी क्योंकि बनाने से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में अगर हाई स्पिन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो आपके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। जब आप लो स्पिन दिखाओगे तो आप कैसे करोगे? पहले आप दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दोगे 4, और फिर आपके पास में अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 1 2 3 4। तो जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे वो आप यहाँ से शुरू करोगे। तो लिगेंड का जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो हाइब्रिडेशन आएगा वो आपके पास में dsp2 आएगा और ये कंपाउंड आपका डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है तो हमारे पास में कंपाउंड क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। तो अगर आपके पास में NiCl4 है तो ये आपके पास में जो कंपाउंड है वो टेट्राहेड्रल है। अब हम बात करते हैं NiCO4 की। NiCO4 अगर आप लेते हैं तो निकिल की जो आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, और अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s0 होगा, 4s2 होगा सॉरी। तो ये आपके पास में आ गया 4s2। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है, यानी कि लो स्पिन होगा। तो लो स्पिन जब ये आपके पास में कंपाउंड होगा तो यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब आप फिलिंग करोगे, इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करोगे तो ये आपके पास में 1 2 3 4 और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं टोटल। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आपके निकल के ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है। अब जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आएगी वो आप अगली शेल से स्टार्ट करोगे, जो कि आपके पास में यहाँ पे 4s आ जाएगी और p3 आ जाएगी, क्योंकि 4 हैं तो 1 2 3 4 मतलब 4 हो गई है आपके इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आपके पास में हाइब्रिडेशन क्या आया? sp3। अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो आपका कंपाउंड टेट्राहेड्रल होगा, यानी कि दोनों ही केस में आपका कंपाउंड टेट्राहेड्रल है। तो पहले तो सबसे पहले ये देखो दोनों में टेट्राहेड्रल किस में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल दे रखा है, यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल दे रखा है। यहाँ पे आपके पास में निकल की ऑक्सीडेशन +2 आई थी, यहाँ पे आपके पास में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आई थी। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब में देखो शेप अलग अलग दे रखी है, स्क्वायर प्लेनर नहीं होगी, दोनों का टेट्राहेड्रल होगा।
ठीक है, अगर स्क्वायर प्लेनर होगी तो DsP2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में आपके पास में आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम रिलीज हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको प्रोपाइन दिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराई तो आपको यहाँ पे मिला CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्योंकि आपका जो H होता है वहां पे ये एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिटिलाइड आयन मिल गया, और इसके साथ में आपको हाफ H2 मिला, क्योंकि अगर बैलेंस करूंगी तो एक ही हाइड्रोजन निकला तो उसको मैं हाफ H2 लिख दूंगी। सो 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम टू प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जैक्टली आपके पास में हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड, 4 ग्राम ऑफ द प्रोपाइन रिएक्ट विद NaNH2 टू प्रोड्यूस अमोनिया। अब आपको 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन दिया है, तो पहले सबसे पहले CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH आपको 4 ग्राम दिया है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो प्रोपाइन का आपके पास में आएगा 12 36 36 और 4 40, यानी कि आपके पास में 0.1 मोल प्रोपाइन के यहाँ पे हो गए हैं। रिएक्ट विद NaNH2, सोडामाइड के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो ये आपके पास में ये भी बेस की तरह काम करेगा। यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na पॉजिटिव और अमोनिया बनेगा। तो इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल ही अमोनिया बन रहा है। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे 1 मोल ही बन रहा है क्योंकि एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो उस केस में आपके पास में यहाँ पे भी इसके कितने आएंगे, 0.1 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद NaNH2 टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस विच ऑक्यूपाइज 22.4 मिलीलीटर एट STP। ये आपके पास में 1 मोल आ गया, तो 1 मोल का वॉल्यूम आपके पास में कितना होगा, 0.1 इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि STP पर 1 मोल ऑफ गैस का जो आपके पास में वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो ये आपके पास में आ गया 2.24 लीटर। इसको आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास में 224.4 इंटू 1000, तो ये 2240 आना चाहिए था मिलीलीटर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 04 आपके 0.1 आ गया, तो उसके भी 0.1 होंगे। 0.1 मोल के लिए 2.2 आएगा, इसको आप तो 224 मिलीलीटर एट STP आ रहा है, तो मेरा तो 2240 मिलीलीटर आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपके पास में गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनगलत है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द लेंथेनॉइड्स आयन विच 4f7 कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने आपको वैसे भी पहले कई बार बता रखा है कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में आपका कॉन्फ़िगरेशन को बहुत बार पूछा जा रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास में बन जाता है। केमिस्ट प्रेफर नीड प्रोसेस सिंस एलिमेंट, तो ये आपके पास में एलिमेंट गेट्स, ये आपके पास में GD टेस्टेड डेली, तो ये आपके पास में DY हाउएवर एवरी थ्योरी यील्ड लॉजिक, इस तरीके से था आपके पास में। अब अगर यहाँ पे आप शुरू करते हो तो ये आपके पास में F1 आएगा, F1 के बाद में यहाँ पे ये आपके पास में F3 हो जाता है, ये आपके पास में D0, ये D1 है, यानी कि अगर आप इसका सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये आपके पास में आएगा F1 D1 और S2। अब आप यहाँ पे जब आप करोगे तो ये आपके पास में D में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन D2 F3, फिर ये आपके पास में F4 F5 F6, अब यहाँ पे आपके पास में F7 S2 है और यहाँ पे आपके पास में F7 D1 S2 है। ठीक है, अब इन्होंने दिया क्या है, किसमें आपके पास में 4f7 होगा, तो देखो 4f7 तो इन दोनों में ही आपके पास में आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, बट किस केस में, अगर यहाँ पे EU के पास में +2 चार्ज हो, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाएं, इसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं और GD के केस में +3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तो यहाँ पे आपके पास में F7 और F7 दोनों में 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो आपके पास में EU +2 और GD +3, तो A एंड B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको याद करना है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, काफी क्वेश्चन आते हैं इस पे। नेक्स्ट आता है द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब आप बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कर, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। अब यहाँ पे आपके पास में देखो property meaning it depend on the number of the solute particle in the solution. Consider the following, rank the solution in order of increasing boiling point. जितने ज्यादा आयंस बनेंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो किसमें सबसे ज्यादा आयंस आ रहे हैं,
पहली बात, NaCl के भी आपको 2 आयन मिलते हैं, यूरिया में कोई आयनाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे भी आपको 2 आयन मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको 2 आयन मिलेंगे, पर मोलैरिटी डिफरेंस है। अगर आप NaCl की देखोगे तो यहाँ पे 10⁻⁻⁴ है, यानी कि 0.001 होगा, यहाँ पे आपके पास में 0.001 होगा, और यहाँ पे आपके पास में 0.01 होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किस में आ रहे हैं हमारे पास में? 10⁻⁻² में। तो इसकी जो इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फोर्थ का सबसे ज्यादा, थर्ड का उससे कम, फर्स्ट का उससे कम, और सेकंड का सबसे कम, यानी कि सेकंड, थर्ड, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आता है मैच द लिस्ट। आपको इसको इसके साथ मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है Al+3, फिर आपको दिया हुआ है Mg+2 Na+N F नेगेटिव, यानी कि आपको आयंस दिए हैं, और आयंस में मैंने आपको बताया था ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द एटॉमिक आयनिक रेडियाई, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर द आयनिक रेडियाई, यानी कि अब यहाँ पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, +3 से +2, फिर +1 प्लस फिर -1, तो जो आयनिक रेडियाई है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका आ गया आयोनिक रेडियाई का, आयोनिक रेडियाई के लिए है, तो जो कि आपके पास में फोर्थ ऑप्शन है। इसके बाद में बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की है, तो आपके पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपके पास में एक्सेप्शनल केस थे, एक तो बेरिलियम वाला था, एक नाइट्रोजन था। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। तो ये दोनों यही वाले कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पे बोरोन की कार्बन की बोरोन से ज्यादा, ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा, और नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन आपका हाफ फिल्ड है। तो ये आपके पास में आ गई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको दिया है फर्स्ट वाला। इसके बाद में बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अब इसमें क्या क्या दे रखा है? ये आपका हो गया आयनिक रेडियाई हो गई, मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो आपको ये दे रखी है बोरोन, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आपके पास में मैग्नीशियम है, और ये पोटेशियम है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इंक्रीज नहीं हो रही होगी, यहाँ पे आपका आता है मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम से ज्यादा पोटेशियम का, यानी कि ये आपके पास में आएगा थर्ड। और सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस, ये अभी हम करके आए हैं, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन की। ये देखो किसी तरीके से है, सिलिकॉन, ये कासी, इसके बाद में आपके पास में नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आपके पास में यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, और फ्लोरीन और क्लोरीन। तो आपके पास में सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर, और सल्फर से ज्यादा क्लोरीन। अपर टू डाउनवर्ड जाने, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। तो ये आपके पास में आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे ये सेकंड होना चाहिए था, ये सेकंड, और ये आपके पास में आएगा थर्ड। तो फर्स्ट का आपके पास में आता है फोर्थ, एक ही ऑप्शन है। बी का फिर आपके पास में फर्स्ट आ गया, सी का आपके पास में थर्ड आ गया, और सी का सेकंड आ गया, और डी का थर्ड आ गया, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद में द कंपाउंड विच गिव्स द पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। अब फेलिंग टेस्ट आपके कौन से कंपाउंड देते हैं? जिसमें आपके पास में एल्डिहाइडी ग्रुप प्रेजेंट है, बट एल्डिहाइडी ग्रुप के साथ में उसमें अल्फा पोजीशन पे आपका प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए था। बट बेंजीन रिंग में यहाँ पे आपके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, क्योंकि रिएक्शन जो प्रोसीड करती है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले उसमें अल्फा हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन है, बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग टेस्ट शो नहीं करते हैं, फेलिंग टेस्ट शो नहीं करते हैं, पर टॉलरेंस टेस्ट शो करते हैं, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट में आपकी जो रिएक्शन होती है वो कार्बोनाइल ग्रुप पे होती है, जबकि फेलिंग में आपको सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन पे रिएक्शन होती है। तो जो आपका ए है वो फेलिंग टेस्ट शो नहीं करेगा। इसके बाद में आपके पास में कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन तो शो ही नहीं करते हैं। तो एल्डिहाइड में आपके पास में ये आ गया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये भी एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो डी और ई तो शो करेंगे। अब आता है आपके पास में ये वाला कीटोनिक पार्ट, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, और CH2OH। एक्चुअल में ये कंपाउंड बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास में कीटोनिक पार्ट है, और कीटोनिक पार्ट आपके पास में इस तरीके से ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक मीडियम में, तो उस केस में ये आपका जो फेलिंग सॉल्यूशन जो टेस्ट है वो शो करेगा, यानी कि आपके पास में C, D और E ये तीनों ही कंपाउंड आपके फेलिंग टेस्ट शो करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में आपको IUPAC नेमिंग करनी है।
सबसे पहली बात तो आपको प्रायोरिटी सीरीज पता होनी चाहिए। प्रायोरिटी सीरीज किस तरीके से है कि अगर आपका जो कंपाउंड है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस मिलेगी। बट आप पेरेंट चेन वो वाली चूज करते हो जिसमें कि आपके सारे फंक्शनल ग्रुप कवर होते हैं। तो हमारे पास में जो पेरेंट चेन आएगी वो ये आएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एस्टर की प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके पास में एस्टर होता है तो आप एल्काइल एल्केनोइट उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, तो एल्केनोइट हमारा प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये दोनों नाम तो हो ही नहीं सकते हैं। हेक्सेन भी नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वैसे अगर आपको नहीं भी आता था आप तब भी इसे कर सकते थे, बट तब भी हम इसे बात कर लेते हैं। अब देखो 6 पोजीशन पे यहाँ पे जो आपके पास में ग्रुप है वो इस तरीके से है OCH3, तो ये मिथॉक्सी हो गया, ये कार्बोनाइल हो गया, तो ये आपके पास में आएगा 6 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 2 और 5 पे डाई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हेक्सोनोइक एसिड, यानी कि ये कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग आपके पास में करेक्ट होगी। इसके बाद में अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 30 मिनट यूजिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट है, आपने 30 मिनट तक इसको इलेक्ट्रोलाइज किया है। द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट एट द कैथोड, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट का फेराडेज फर्स्ट लॉ आप यूज कर लोगे, W इज इक्वल्स टू ZIT। W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास में आएगा इक्विवेलेंट वेट। अब एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट नहीं निकालने, क्योंकि आपके पास में क्या होगा, एल्यूमिनियम विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड आपने लिया है, तो ये आपके पास में आएगा Al प्लस 3 विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम सॉलिड। तो यहाँ पे इसके पास में इसका इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालोगे तो Z आप इसकी Z आपके पास में होता है इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू टी अपॉन फेराडेज कांस्टेंट। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपके पास में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 27 दे रखा है, 27 डिवाइडेड बाय 3, फेराडे कांस्टेंट 96,500 दे रखा है, I आपको करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर और टाइम आपको दिया है 30 सेकेंड, 30 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 60 कर देंगे, ये सेकेंड में आ गया। तो ये अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आता है 9 इंटू 3 2 6 6 is 36, 3600 अपॉन 96,500, तो ये आपके पास में आएगा। तो पता है बॉटम वाला पार्ट आपका ज्यादा आ रहा है, और बॉटम वाला पार्ट अगर आपके पास में ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे आंसर आएगा 0.335, जो कि आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राम में आएगा, इतने ग्राम आपका डिपॉजिट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रेडियोएक्टिव डिके। रेडियोएक्टिव डिके जो आपके पास में होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, तो वो सारा का सारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब यहाँ पे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर अगर आपको बाई चांस रेडियोएक्टिव डिके नहीं भी पता था तो आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग से कर सकते हो। हाफ लाइफ इज ln2 टाइम्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, तो अगर आपको पता है तो T हाफ इज इक्वल्स टू ln2 अपॉन k होता है, इसी को आप 0.693 अपॉन k कर देते हो, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। डिके कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, k की वैल्यू जो है, जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका जो डिके कांस्टेंट होता है वो फिक्स होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो उस केस में आपके पास में ये फिक्स होगा, जबकि इसने डिके कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत है ये। Which of the following statement are not true? ये ट्रू नहीं है। The amount of radioactive substance remains after 3 half lives. 3 half lives के बाद में कितना बचेगा, तो इसे निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है n is equals to n नॉट 1/2 to the power n। n नॉट आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन हमने 1 मान ली, 1/2 हाफ लाइफ कितनी हो गई 3, तो ये आपके पास में 1/8 आएगा, तो 1/8 बचेगा। इनिशियल कंसेंट्रेशन n नॉट है और बची हुई कंसेंट्रेशन n है, जो कि आपके पास में 1/8 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। डिके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है, तो कौन सा ट्रू नहीं है, सेकंड ट्रू नहीं है, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एज a नॉट। आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब आप n से n2 में जा रहे हो, 1 से 2 में जा रहे हो, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपके पास में रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, आपके पास में फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू a नॉट n स्क्वायर अपॉन z। तो फर्स्ट आपको जो फर्स्ट की दी है वो 0 दी है, अब आपका पहला एक्साइटेशन हो रहा है a नॉट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये सेकंड में जा रहा है 2 का स्क्वायर, और हीलियम का जो आपके पास में एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 2 होता है, तो आप इसे क्या करोगे 4/2, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2, यानी कि 2a नॉट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
इसके बाद में आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी यूज टू ऑब्टेन H2S2O8। H2S2O8 आप ऑब्टेन करने के लिए थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप करा रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट नहीं लेते क्योंकि इसमें आपका H2O के भी फिर आयंस आ जाते हैं। एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट भी नहीं लेते हैं, डाइल्यूट नहीं लेंगे। ये आपके पास में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है 16 ग्रुप का। तो ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, ये आप द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो आपके प्रोडक्ट हैं आपको वो बताने हैं। सबसे पहले आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो एसिड के प्रेजेंस में, और NO2 क्या होता है, NO2 आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जब आपका ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो NO2 आपको Br यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड में आप स्टीफन्स रिएक्शन करा रहे हो जो कि NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है, तो यहाँ पे ये NH2 ग्रुप आ गया और यहाँ पे आपका Br है। थर्ड में आप डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करा रहे हो। डाइएजोटाइजेशन आप कराओगे तो यहाँ पे आपको N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, प्लस जो आपका Br है वो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे मिलेगा, और B आपके पास में यहाँ पे NaCl आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपने इस डाइएजोटाइज कंपाउंड की रिएक्शन जब भी आप अल्कोहल के साथ कराते हो तो आपको पता है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, बट इन्होंने साथ में एक प्रोडक्ट और दिया। तो वो प्रोडक्ट आपके पास में क्या था, जब आपने CH3CH2OH किया तो ये आपके पास में पहली बात यहाँ पे ये H आ जाएगा, और ये आपके पास में Br प्रेजेंट है, सिंपल ब्रोमोबेंजीन हो गया। ब्रोमोबेंजीन के साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा N2, और N2 के साथ में आपका HCl और अलग हो जाएगा, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3CHO इस तरीके से। तो ये आपके पास में ब्रोमोबेंजीन और CH3CHO विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड इज अ विटामिन ऑल्सो, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो एज ए विटामिन भी यूज होता है। तो सैक्रिक एसिड कोई विटामिन नहीं है, एस्पर्टिक एसिड कोई विटामिन नहीं है, एडिपिक एसिड कोई नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड ये आपका विटामिन सी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। इसके बाद में अ वेसल एट 1000 केल्विन कंटेन्स CO2 एट अ प्रेशर ऑफ 0.5 एटमॉस्फेरिक, इनिशियल प्रेशर आपको 0.5 दिया है। Upon the addition of graphite, some CO2 is converted into CO, यानी कि एक्चुअल में आपके पास में रिएक्शन क्या थी, CO2 plus CO gives out CO, बैलेंस करोगे तो ये आपके पास में 2 आ जाएगा। एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर इज 0.8, वी नीड टू डिटरमाइन द Kp वैल्यू। सबसे पहले इनिशियली ये आपके पास में 0.1 है, 0.5 ATM है, ये बाद में ऐड किया क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो T टाइम पे जबकि आपका इक्विलिब्रियम आ गया है तो ये आपके पास में 0.5 माइनस x होगा, और सॉलिड को तो हमें लेना ही नहीं होता क्योंकि ये गैस है, तो ये हमारे पास में आएगा 2x। अब उन्होंने कहा कि द टोटल प्रेशर एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो टोटल प्रेशर एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम 0.5 माइनस x प्लस 2x विल बी 0.8। अब इसे हम सॉल्व कर दें तो 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.8, तो x की वैल्यू आपके पास में 0.3 आ गई है। अब यहाँ से आपको Kp निकालना है, तो Kp तो बहुत इजी है, आपके पास में 2x जो इसका प्रेशर है डिवाइडेड बाय इसका प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस वन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस वन। सीधे ही पहले प्रेशर दिया था, अगर नंबर ऑफ मोल दिए होते तो आप पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगाते जिसमें मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर, तब आप करते उसको, पर नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, डायरेक्टली इनिशियली एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, तब तो हम डायरेक्टली उसे लिख सकते हैं, यानी कि ये मेरे पास में आएगा 2x का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास में आ गया 0.5 माइनस x। अब x के इक्वल होगा 2 का स्क्वायर, और ये मेरे पास में 0.5 माइनस x होगा, तो ये मेरे पास में आ गया 2 इंटू 0.3 का स्क्वायर, तो 3 2 जा 6, 6 का 0.36 हो गया 0.36, और बॉटम में मेरे पास में 0.5 माइनस 0.3, तो यानी कि ये मेरे पास में आ गया 0.2, तो आंसर मेरे पास में आएगा 1.8 एटमॉस्फेरिक। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आगे हमारे पास में आता है द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आर, फॉलोइंग इस सीक्वेंस में आपको प्रोडक्ट बताने हैं। देखो पहले तो SnHCl है, तो सबसे पहले आप इसे एनिलीन में कन्वर्ट कर दोगे, स्टीफन्स रिएक्शन। इसके बाद में डाइएजोटाइजेशन है सेकेंड स्टेप में, यानी कि आपके पास में यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ जाएगा। फिर आपने CuCl2 कराना है, यानी कि गैटरमैन रिएक्शन है आपके पास में सैंडमेयर में, तो आपके पास में क्या होता है यहाँ आप इसे मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये आपके पास में जो कंपाउंड कन्वर्ट होगा सैंडमेयर और गैटरमैन टाइप की रिएक्शन है, ये क्लोरीन आ जाएगा। अब क्लोरीन की रिएक्शन आप जब सोडियम के साथ करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन की, तो आपके पास में कौन सी है,
फिटिक रिएक्शन है ये आपके, क्योंकि दोनों ही आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये आपके पास में फिटिक रिएक्शन आ जाएगी और फिटिक रिएक्शन होके आपके पास में डाइफिनाइल बनेगा। डाइफिनाइल का इन्होंने मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट पूछा है, तो आपके पास में 6 और 6 12, तो 12 कार्बन हो गए इंटू 2, तो ये आ गया 144 और इधर 5 और इधर 5, टोटल 10 हो गए, यानी कि आपके पास में आंसर आ गया 154 ग्राम। ठीक है, ये इसका मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट 1 ग्राम पर मोल आ गया। इसके बाद में आता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शो इन द लीनियर ज्योमेट्री इन द फॉलोइंग। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ये, तो मैं लिख देती हूँ कौन कौन से कंपाउंड है। SO2 है, BeCl2 है, लीनियर ज्योमेट्री बनानी है, साथ के साथ बनाती भी जा रही हूँ मैं। S डबल बॉन्ड O एक लोन पेयर है, लीनियर नहीं है। BeCl2 ये आपका लीनियर कंपाउंड है। C डबल बॉन्ड O यानी कि CO2, C डबल बॉन्ड O CO2 ये लीनियर है। N3 एजाइड आयन, एजाइड आयन आपके पास में होता है N3 नेगेटिव N, ये आपके पास में आ गया पॉजिटिव, और या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लीनियर है कंपाउंड। NO2 अगर आपके पास में दिया है तो N डबल बॉन्ड O और ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है। F2O अगर आप का बात करते हैं तो सिंपल H2O के जैसा होता है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब दिया है NO2 पॉजिटिव, जब आपके पास में यहाँ पे NO2 था और यहाँ पे NO2 पॉजिटिव था, NO2 पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड था, अब आपका वो जो कंपाउंड है वो लीनियर कंपाउंड बन गया है, ये लीनियर आ गया। I3 नेगेटिव का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपके पास में I और ये आपके पास में 7 और 1 8, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरीके से ये कंपाउंड भी आपका लीनियर है। 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 लोन पेयर है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के हिसाब से जो आपको लोन पेयर रखने हैं वो आप ट्राइगोनल वाली पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पे आपके पास में आई आ जाएगा। और O3 ओजोन आपका लीनियर कंपाउंड नहीं होता क्योंकि ये इस तरीके से है, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब आपको इसमें ये बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड आपके लीनियर हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपके पास में 1 2 3 4 5 टोटल 5 कंपाउंड आपके यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री शो करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद में सम CO2 गैस वाज केप्ट इन अ सील्ड कंटेनर एट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक एंड 273। आपको टेम्परेचर दे रखा है 180 सॉरी टेम्परेचर आपको दे रखा है 273 केल्विन और प्रेशर आपको दे रखा है 180 m। तो ये आपके पास में STP की कंडीशन है। This entire amount of CO2 gas was later passed through the aqueous solution of CaCO3। यानी कि आपने क्या किया, इस CO2 को CaOH होल ट्वाइस में पास आउट कराया। जब आप इसे करेंगे तो आपके पास में रिएक्शन आएगी CaCO3 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करते हैं तो एक कैल्शियम ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है। इसके बाद में इन्होंने कहा द एक्सेस अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाज लेटर न्यूट्रलाइज। तो जो बचा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसे आपने न्यूट्रलाइज किया 0.1 मोलर ऑफ 40 ml। 40 ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.04 लीटर हो गया ये ऑफ HCl। अब HCl के साथ अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन आपके पास में इस तरीके से आएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स आउट CaCl2 प्लस H2O। अब रिएक्शन अगर आप बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 क्लोरीन थे क्योंकि यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो रिएक्शन अब आपकी बैलेंस हो गई है। यानी कि इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल HCl के 2 मोल की जरूरत थी, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो अमाउंट है ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज हुआ है। तो ये मेरे पास में कितना है 0.1 और ये इसको लीटर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इसके मोल्स मेरे पास में आ जाएंगे 0.04 मोल ऑफ HCl के यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बचा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, वो तुम्हारे पास में 0.02 मोल होगा क्योंकि इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल की जरूरत है। अब इन्होंने आगे क्या कहा, इफ द वॉल्यूम ऑफ सील्ड कंटेनर ऑफ CO2 वाज x, कंटेनर का वॉल्यूम आपने x लीटर ले लिया, देन x इज इन सेंटीमीटर क्यूबिक। अच्छा, x को आपको सेंटीमीटर क्यूबिक में निकालना है। गिवन दैट एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्टेड विद एग्जैक्टली हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट। एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्टेड विद एग्जैक्टली हाफ द इनिशियल अमाउंट, यानी कि CO2 जितना भी था वो जितना भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसके हाफ अमाउंट के साथ रिएक्शन कर गया, तो बचा हुआ कितना होगा हाफ,
देखो सिंपल सी बात इन्होंने क्या कही, जो CO2 था वो हाफ ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर गया, तो बचा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना था, हाफ, तो हाफ हमने निकाल लिया, ये 0.02 है, यानी कि यहाँ पे आपने रिएक्शन कितनी होगी, ये भी 0.02 होगी, क्योंकि हाफ ने रिएक्शन कर ली, हाफ बच गया, तो ये बचा हुआ निकाल लिया, रिएक्शन कितने ने करी 0.02 में, तो इसके भी कितने मोल होंगे 0.02 मोल होंगे, क्योंकि 1:1 का रेशो है यहाँ पे, तो ये मेरे पास में 0.02 मोल आ गए। अगर मुझे मोल पता है तो मुझे पता है एसटीपी पर, डायरेक्टली मुझे एसटीपी दे रखा है 273 और 1 एटमॉस्फेरिक, एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, तो अगर मैं 0.2 को 22.4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा ये 4.448 लीटर। अब ये मेरे पास में लीटर में आया है, बट उन्होंने हमसे आंसर किसमें पूछा है, सेंटीमीटर क्यूबिक में पूछा है, तो सेंटीमीटर नियरेस्ट CO2 x है सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक होते हैं ये, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपके पास में 448 सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा, तो ये आपके पास में इसका आंसर होगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 180 मिलीग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस 143.5 मिलीग्राम ऑफ AgCl, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन इन द कंपाउंड, आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन निकालना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो जो कि आपके पास में 35.5 है, अमाउंट ऑफ द कंपाउंड, अमाउंट ऑफ कंपाउंड अगर आप करोगे 0.5, 8 5 13 और 4 143.5 आ जाएगा ग्राम पर मोल का, क्योंकि AgCl में आपके AgCl के जो 1 मोल हैं वो 143.5, 108 प्लस 35.5 कर दोगे, और क्लोरीन के आपके पास में 35.5 है, और फिर इसमें आपका जो फॉर्मूला आता है अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड, ये आपके पास में 180 मिलीग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कितना दिया है 180 मिलीग्राम, और वन द अमाउंट ऑफ AgCl प्रोड्यूस, AgCl प्रोड्यूस 145 मिलीग्राम में दिया है, ये आपको मिलीग्राम का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मिलीग्राम से मिलीग्राम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको परसेंटेज निकालना है इनटू 100, इसको हम कर देंगे 143 से 143 कैंसिल हो गया, तो 35.5 डिवाइड आपके पास में आ जाएगा आंसर 19 पॉइंट, ये आपके पास में आ रहा है 19.7%, तो आपको द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन इन द कंपाउंड इज 19.7% आ गया आपके पास में। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था A to B, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं A मॉलिक्यूल को B मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, B इसके आइसोमेरिक फॉर्म है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर है, टेम्परेचर आपके पास में 1000 केल्विन है, इफ द एनर्जी बैरियर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एनर्जी, तो एनर्जी बैरियर आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो कि आपके पास में 194.48 किलो जूल पर मोल दी है इस तरीके से, एंड द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपके पास में A होता है जो कि 1020 है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% मॉलिक्यूल ऑफ A टू बिकम B, यानी कि बेसिकली आपको T हाफ पूछा है और आपको 0.693 अपॉन K निकालना है, K पता होना चाहिए तो आप निकाल लोगे, तो अब आपके पास में आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA ओवर 2.303 RT, ये आपके पास में लॉग फॉर्म में आर्हेनियस इक्वेशन है, log A ये 10 टू द पावर 20 है, log A आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर 20, यानी कि इसे मैं लिखूंगी log 10 टू द पावर 20, EA मेरे पास में है 191.48 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे 1000, 2.303 R की वैल्यू आपके पास में 8.314 और टेम्परेचर आपके पास में 1000 केल्विन है, तो पहली बात तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 10 आ जाएगा, और ये 20 log 10 की वैल्यू 1 होती है आपके पास में, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 20, ये मेरे पास में आ जाएगा 10, तो K की वैल्यू log K की वैल्यू मेरे पास में 10 आ गई है। अब देखो जरा log K मेरे पास में 10 है, तो K मेरे पास में क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल्स टू K, यानी कि ये मेरे पास में 10 टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू K, तो K मेरे पास में होगा 10 टू द पावर 10, ठीक है, ये मेरे पास में K की वैल्यू आ गई
10 टू द पावर 10, तो ये मेरे पास में यहाँ पे आएगा t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 10 टू द पावर 10। 10 टू द पावर 10 को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो मेरे पास में आएगा 0.693 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब मुझे इसे पिको सेकंड में आंसर निकालना है। ये जो मेरे पास में आंसर आएगा ये पिको सेकंड यानी कि 10 टू द पावर -12 में आंसर निकालना है। पिको का मतलब -12 में, तो -12 में अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो ये आपके पास में आएगा 6। मतलब मैंने क्या किया, इसको 10 टू द पावर 2 से और इसको 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास में 69.3 इंटू 10 टू द पावर -12 आएगा, तो मेरे पास में आंसर होगा 69.3 इंटू 10 टू द पावर -12 सेकेंड या पिको सेकेंड। नियरेस्ट इंटीजर में आपके पास में आंसर 69 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ईजी थे, मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत डिफिकल्ट कोई पेपर था, इजीली आप कर सकते हैं, बट हाँ टाइम रिक्वायर्ड था। अब आप ये देख लो कि हमें यहाँ पे टोटल कितना टाइम लगा, तो उसी की स्पीड से आपको काम करना है। जरूरी नहीं है जो मैं सॉल्व कराती हूँ आप वीडियो पॉज करो और फिर क्वेश्चन करो और फिर देखो कि आपका सॉल्यूशन इससे मैच हो रहा है, तो इस तरीके से आपकी डेली प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है बच्चा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बेटा, बाय।